हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार। आज हम लोग जानेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 17वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में आई भारत में व्यापार करने के लिए। उसके बारे में जानेंगे, उसकी वेरियस कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आईं, साथ ही साथ पुर्तगीज जो भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी थे 16th और 18th सेंचुरी के बीच, जिन्होंने जो व्यापार करने भारत आए, उनके बारे में हम लोगों ने कि जो विभिन्न पहलू हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। साथ ही साथ उसके बाद हम लोगों ने डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की भी वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में जान लिया है। आज हम लोग जानेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में। जहाँ तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ का सवाल है भारत में, वह एक लैंडमार्क है भारत के इतिहास में। लैंडमार्क इसलिए है कि भारत, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पुर्तगाल और डच की तुलना में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, व्यापक था और इफेक्टिव था, या कहें प्रभावकारी था। और दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को परस्यू करते करते भारत में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर भी इस्टेब्लिश कर लिया, राजनीतिक सत्ता भी स्थापित कर ली। और इसके बाद जो है भारत में उनका एक राजनीतिक प्रभुत्व का दौर शुरू हुआ मिड 18th सेंचुरी से। और साथ ही साथ भारत का जो है आर्थिक शोषण भी बहुत ही बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। भारत एक राजनीतिक गुलाम हो गया और आर्थिक रूप से एक शोषित देश हो गया है। एक टिपिकल जो कॉलोनी होती थी वो उसका एक प्राइम एग्जाम्पल बन गया। जहाँ तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई व्यापार करने के लिए, ब्रिटिश मर्चेंट क्लास जो है वह भारत से व्यापार करने के लिए क्यों लालायित हुआ, क्यों अट्रैक्ट हुआ, इसका बहुत बड़ा कारण था भारत पुर्तगालियों ने जो पूर्व के साथ व्यापार किया 16th सेंचुरी के दौरान, और जो वस्तुएं भारत से गईं, चाहे वह सिल्क हो, क्लोथ हो, हीरे जवाहरात हो, सोना हो, औषधि हो, चीनी मिट्टी हो, आभूष हो, तो ये वस्तुएं जब पुर्तगालियों ने यूरोप के विभिन्न देशों में भेजी और जो मुनाफा उन्होंने कमाया, उससे ब्रिटिश मर्चेंट क्लास जो है वह भी भारत के साथ व्यापार करने को लालायित हुआ। लेकिन 16th सेंचुरी के अंत तक वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन का सी रूट के समुद्री मार्ग जिसकी खोज उन लोगों ने की थी, उस पर उनका वर्चस्व था और वे किसी को भी उस समुद्री मार्ग का उपयोग नहीं करने देना चाहते थे। यह उसी प्रकार था जैसे कि जब पुर्तगाल और स्पेन जब उन्होंने ऑल्टरनेट सी रूट को डिस्कवर नहीं किया था, और तब इटालियन सिटी स्टेट्स जो थे, वेनिस और जेनेवा के व्यापारी जो हैं, उन लोगों को जिस समुद्री मार्ग से वे व्यापार करते थे इटालियन सिटी स्टेट्स, उससे वे नहीं करने देते थे। लेकिन जब 1588 में आर्माडा की लड़ाई में स्पेन पराजित हो गया अंग्रेजों के हाथ, तब जाकर के ये समुद्री मार्ग जो है
ब्रिटिश और डच के लिए यह खुल गया। 1588 तक ब्रिटेन की नौसेना जो है कमज़ोर थी स्पेन और पुर्तगाल के कंपैरिजन में। बहरहाल 1588 में जब समुद्री मार्ग खुला तो ब्रिटेन और अन्य देश के व्यापारी भी इस समुद्री मार्ग का उपयोग करके व्यापार कर सकते थे। 1588 के पहले भी 1579 में फ्रांसिस ड्रेक नामक व्यक्ति जो है ब्रिटेन से केप ऑफ गुड की ओर आया था, और लेकिन 1591 में सबसे पहले रॉल्फ फिच समुद्री रास्ते से बर्मा और भारत पहुंचा। इसके बाद 1591-92 में ही जेम्स लैंकास्टर केप कैमोरीन और पेनांग पहुंचा। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल भूमार्ग से एलिजाबेथ का एक लेटर लेकर के लेटर जो अकबर के नाम संबोधित था वह लेकर के भारत आया। उस लेटर में क्वीन एलिजाबेथ ने यह अनुरोध किया था कि अंग्रेज व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने की उसी तरह की सुविधाएं दी जाए जैसा कि पुर्तगीज को दिया गया है, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिला। इस बीच 1599 में मर्चेंट एडवेंचरर्स, जो कि पॉपुलरली जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना 1599 में हो चुकी थी, और इसी कंपनी को अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एक क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के माध्यम से ईस्टर्न कंट्रीज के साथ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स किया था। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि क्वीन एलिजाबेथ भी जो है उसकी इस कंपनी की एक शेयर होल्डर थी। शुरू में 17th सेंचुरी के शुरू में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज कन्फाइन किया था मसाले के व्यापार में, जो कि जावा, सुमात्रा और मलक्का के साथ किया जाता था। पहली बार 1608 में कैप्टन हॉकिंस जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर के, जो कि एक बार फिर अकबर के नाम संबोधित था, वह लेकर के मुगल दरबार में आया। मुगल दरबार में उसका सद्भावनापूर्ण तरीके से स्वागत किया गया और उसे 400 का मनसब दिया गया। लेटर में जेम्स फर्स्ट ने यह रिक्वेस्ट किया था कि भारत में भी अंग्रेज व्यापारियों को भी पुर्तगीज व्यापारियों की तरह व्यापार करने की सुविधा दी जाए, और साथ ही साथ फैक्ट्री भी स्थापित करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन पुर्तगालियों का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जहांगीर चाहते हुए भी अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया। इस तरह से कैप्टन हॉकिंस का जो मिशन था वो फेल हो गया, और 1611 में वह वापस सूरत चला गया, जहाँ की सर हेनरी मिडल्टन, जो एक अंग्रेज व्यापारी था, वह 3 जहाज़ों के साथ सूरत पहुंच चुका था, और उसने सूरत के व्यापारियों को जो भी सामान वो लेकर आया था यूरोप से, उसे एक्सचेंज करने के लिए मजबूर किया। और यह घटना हुई थी बाबल अलमंडेब के पास। इसके बाद सूरत के व्यापारी इतना ज़्यादा भयभीत हो गए कि उन्होंने, जब कैप्टन बेस्ट सूरत के पोर्ट पर, सूरत बंदरगाह पर 1612 में आया, तो किसी तरह की कोई परेशानी अंग्रेज़ों को नहीं हुई। पुर्तगीज के प्रभावों को अंग्रेज़ों ने महसूस कर लिया था। उन्हें लग गया था कि जब तक पुर्तगालियों का प्रभाव मुगल दरबार में है, तब तक उनको व्यापार करने की अनुमति या सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं।
इसलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले पुर्तगाली की नौसैनिक बेड़े को सूरत में 1612 में हराया, फिर 1614 में हराया। इसके बाद जहांगीर ने एक फरमान जारी किया और अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थाई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की अनुमति दी और इसी तरह से वेस्टर्न कोस्ट या पश्चिमी तट में अन्य जगहों पर भी अंग्रेज़ों को फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार दिया। 1615 में इसके बाद थॉमस श्रोप भारत आया और वो 1618 तक रहा। इस दौरान उसने भारत में जहांगीर से, जो उस समय का मुगल ताकत था, उससे और भी व्यापारिक कंसेशन प्राप्त किया और इस फरमान के द्वारा जहांगीर ने अंग्रेज़ों को मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की अनुमति दी। परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्री जो है आगरा, अहमदाबाद और भरूच में भी अंग्रेज़ों ने खोली और ये सभी फैक्ट्री जो है एक प्रेसिडेंट और सूरत फैक्ट्री के प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ सूरत फैक्ट्री के अंतर्गत इसको डाल दिया गया, अर्थात इसका नियंत्रण प्रेसिडेंट सूरत फैक्ट्री के पास चला गया। इस कंपनी के इस काउंसिल के पास, सूरत काउंसिल के पास कंपनी का जो है ट्रेड करने का अधिकार जो है लाल सागर के बंदरगाहों तथा पर्सिया के साथ भी था। इस तरफ प्रेसिडेंट और जो है काउंसिल सूरत फैक्ट्री का काफ़ी एक पावरफुल संस्था बन गई थी अंग्रेज़ों के लिए। इंग्लिश फैक्ट्री जो है इसके साथ ही इसके बाद जो है यहाँ से सूती कटपिस जो है वस्त्र और नील आदि सामान भारत से खरीदने लगे और बदले में अंग्रेज़ों ने बदले में जो ब्रॉड क्लॉथ था वो मुगल दरबार में उन्होंने बेचना शुरू किया। जहाँ तक ब्रिटिश सेटलमेंट, अब हम लोग ये जान लें कि भारत में अंग्रेज़ों की कहाँ उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। तो भारत में वेस्टर्न कोस्ट में, जैसे हम लोगों ने जाना, सूरत, अहमदाबाद और भरूच में था और नॉर्थ इंडिया में आगरा में था। साउथ इंडिया में अंग्रेज़ों ने भारत में फैक्ट्री सबसे पहले मछलीपट्टनम और आराम गांव में स्थापित की। मछलीपट्टनम जो है एक व्यापार का मुख्य केंद्र था भारत में, खास करके गोलकुंडा में। गोलकुंडा के सुल्तान के अधीन था मछलीपट्टनम। 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान ने एक फिक्स्ड कस्टम ड्यूटी जो 500 पैगोडा थी उसको देने के बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी। यह 500 पैगोडा जो है प्रति वर्ष गोलकुंडा के सुल्तान को दिया जाता था। यह अरेंजमेंट जो है 1634 में फिर से रिन्यू किया गया, लेकिन इसके बाद इस 500 पैगोडा जो दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा व्यापार करने के लिए गोलकुंडा में, वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ व्यापारियों को इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा डिमांड होते थे सुल्तान के अधिकारियों को, उसे भी उनको फुलफिल करना होता था। इसके बाद 1639 में फ्रांसिस डे ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसे मद्रास का लीज चंद्रनगर के रूलर से मिला और वहाँ पर उसने एक फैक्ट्री की स्थापना की जिसका नाम उसने रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। चंद्रनगर के राजा ने, जो शासक था, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्के चलाने का भी अधिकार दिया, लेकिन शर्त यह थी कि वह सेंट जॉर्ज फोर्ट से जो बंदरगाह है वहाँ के रेवेन्यू का आधा हिस्सा
चंद्रनगर के रूलर को देगा। मद्रास जो है जल्दी ही एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस सेंटर अंग्रेज़ों के लिए बन गया और अंग्रेज़ों के लिए दक्षिण भारत में बन गया, और इसने जो है मछलीपट्टनम को मेन कॉमर्शियल सेंटर जो है के रूप में रिप्लेस किया साउथ इंडिया में। इसी प्रकार पूर्वी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है 1633 में उड़ीसा में हरिहरपुर और बालासोर में स्थापित की। 1651 में ब्रिजमैन ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की हुगली में। उसके बाद कासिम बाजार, पटना, ढाका में भी अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री ईस्टर्न इंडिया में इस्टेब्लिश की। अंग्रेज़ों का जो व्यापार था भारत में, बंगाल से अधिकांश सूती वस्त्र था, जो कि सिल्क, सॉल्टपीटर, शुगर था। लेकिन चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे जो प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, निजी व्यापार में भी संलग्न थे, इस वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसलिए 1658 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की फैक्ट्री को फोर्ट सेंट जॉर्ज के कंट्रोल में डाल दिया, और इसके बाद जो है कंपनी का ट्रेड जो है ज़्यादा नियमित हो गया और उनकी प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद इंग्लिश मर्चेंट्स जो हैं, ब्रिटिश मर्चेंट्स जो हैं, वह कठिनाइयों का सामना कर रहे थे व्यापार करने के लिए, क्योंकि बंगाल के अंदरूनी हिस्से में उन लोगों को कई जगह कस्टम ड्यूटी और टोल्स देना पड़ता था चेक पॉइंट पर, और इसके अलावा जो स्थानीय अधिकारी थे वे लोग भी रिश्वत के तौर पर कुछ न कुछ अंग्रेज व्यापारियों से ले रहे थे। इसलिए इन सभी को देखते हुए, इस तरह की परेशानियों को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब शुजाउद्दीन, जो उस समय बंगाल का वो था, शासक था, उसने 1651 में एक फरमान जारी किया और उसमें अंग्रेज़ों को ट्रेड की सिक्योरिटी दी, मतलब व्यापार की सुरक्षा दी, और उसके एवज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर एक वर्ष 3000 रुपये देना होता था। इसी प्रकार 1656 में एक और डायरेक्टिव या निशन शुजाउद्दीन ने जारी किया, जिसमें कि अंग्रेज़ों को व्यापार की सुरक्षा दी गई, और यह कहा गया कि अंग्रेज़ व्यापारियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए, चाहे वो जो इंपोर्ट किया हुआ हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो लैंड या मतलब भूमार्ग से हो या स्वजल मार्ग से हो, कंट्री के ऊपरी बंगाल के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात को इंश्योर करने का एक ऐसा डायरेक्शन दिया गया अंग्रेज व्यापारियों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अर्थात यह भी अधिकार दिया गया कि वह बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के कमोडिटीज़ को, वस्तुओं को खरीद या बेच सकते हैं। इसी प्रकार मुगल एम्पायर औरंगजेब ने भी 1680 में एक फरमान जारी किया और यह आदेश दिया उसके अंतर्गत कि कोई भी कंपनी के लोगों को परेशान नहीं करेगा और उनके व्यापार में किसी भी तरह का बाधा नहीं उत्पन्न करेगा।
अंग्रेजों को जो सामान्य रूप से 2% का कस्टम ड्यूटी और आधा प्रतिशत जिजिया यही देना था। 1649 और 1649 और 1689 के बीच कंपनी का ट्रेड जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा उसी तरह से उनकी प्रॉफिट भी बढ़ी और उनकी महत्वाकांक्षा में भी विस्तार हुआ। इसलिए चार्टर एक्ट 1661 में पास हुआ और जिसमें कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह जो भारत के स्थानीय शासक थे उनके साथ वह युद्ध कर सकता है, शांति स्थापित कर सकता, संधि कर सकता है और वह शासन भी कर सकता है। इस तरह के अधिकार मिलने के बाद कुछ व्यापारी जो हैं भारत में, कुछ लोग जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वे भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का भी स्वप्न देखने लगे। 1674 में जोसिया चाइल्ड जो कि डायरेक्टर बना कंपनी का और वो 1699 तक रहा, उसने इस चीज को, इस एम्बिशन को आगे बढ़ाया। इस बीच जब क्रॉमवेल, चार्ल्स फर्स्ट और जेम्स सेकंड जब ब्रिटेन के शासक थे तब उन लोगों ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया और जिसकी वजह से कंपनी का प्रोग्रेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा और बहुत जल्दी ही वे काफ़ी समृद्ध, कंपनी जो है काफ़ी समृद्ध हो गई। अब हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों का पुर्तगालियों के साथ कैसा संबंध था, डच के साथ कैसा संबंध था और अंग्रेजों के साथ कैसा संबंध था। जहाँ तक अंग्रेजों का पुर्तगालियों के साथ संबंध का सवाल है तो 1580 से ही ब्रिटेन जो है ये इसका जो है कॉन्टिनेंटल रिफ्लेक्शन, कॉन्टिनेंट दोनों के बीच के संबंध का, जो यूरोपीय महादेश, यूरोप में जो इनके आपसी संबंध थे वह भी उसका भी ये रिफ्लेक्शन था भारत में। 1580 में स्पेन का जो है पुर्तगाल सबऑर्डिनेट नेशन बन गया, अर्थात वो राजनीतिक तौर पर उसका एक तरह से गुलाम हो गया और इसलिए, और स्पेन के साथ ब्रिटेन का संबंध अच्छा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर पुर्तगाल के साथ भी इसका संबंध जो है अच्छा नहीं था। स्पेन के साथ 1604 में संधि हुई और उसके बाद जो है दोनों के बीच में जो शत्रुतापूर्ण राजनीतिक शत्रुता थी वो खत्म हुई, लेकिन कॉमर्शियल राइवलरी जो है पुर्तगालियों के साथ चलती रही। भारत में पुर्तगालियों के साथ जो है पुर्तगालियों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिलेशन था वह संघर्षपूर्ण था और दोनों के बीच 3 बार नेवल कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। तो पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि उनका जो डोमिनेंस है भारत में व्यापार का वह किसी भी तरह का किसी अन्य यूरोपीय देशों के साथ कोई उनका कंपटीशन हो, और इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों के भारत में व्यापार करने की जो उनकी इच्छा थी उसको रोकने का प्रयास किया।
नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में 3 बार नौसैनिक युद्ध हुआ, 1612 में, 1614 में और 1620 में। और ये तीनों बार ये पुर्तगीज जो हैं पराजित हुए। 1620 में जब युद्ध हुआ, नौसैनिक युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच, तो इसकी वजह थी जब कैप्टन थॉमस रो को मुगल जहांगीर ने पूरे मुगल एम्पायर में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का जो अधिकार दिया एक फरमान के द्वारा, तो उससे पुर्तगाली चिढ़ गए और उन्होंने उसका नतीजा जो था वो हुआ 1620 का नेवल बैटल, जिसमें कि वो हार गए। इस बीच यूरोप में मद्रिद की संधि हुई और जिसके बाद दोनों के पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच जो है कॉमर्शियल हॉस्टिलिटी जो है, व्यापारिक सौहार्दता जो है उसमें कमी आई, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। इस बीच अंग्रेज़ों ने फारस के शासक की सहायता से पुर्तगीज का जो कॉमर्शियल सेंटर था ओरमुज पर, उस पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर उन लोगों ने कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया। अंत में एक कन्वेंशन पुर्तगीज गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश सूरत फैक्ट्री के प्रेसिडेंट के बीच साइन हुआ और उसके बाद दोनों ने इस बात की गारंटी दी कि व्यापार शांतिपूर्वक व्यापार दोनों भारत में करते रहेंगे। 1640 में पुर्तगाल जो है स्पेन से पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो गया और उसके बाद जो है दोनों के बीच, पुर्तगाल और स्पेन के, इंग्लैंड के बीच संबंध जो है सुधरने लगा और पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के अधिकार को उन लोगों ने कल को स्वीकार किया और इसके बाद जो है 1660 में चार्ल्स सेकंड जो ब्रिटेन का राजा था, उसने जब कैथरीन बरगैंजा के साथ जब उसकी शादी हुई तो बॉम्बे उसे जो है डाउरी में मिला। पुर्तगालियों ने बॉम्बे डाउरी में दिया, जिसको कि चार्ल्स सेकंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 50,000 पाउंड के बदले दे दिया या हस्तांतरित कर दिया। और इसके साथ ही साथ इसके बाद जो है दोनों के बीच में 1661 में एक ट्रीटी होती है, जिसमें पुर्तगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, उसमें अंग्रेज जो हैं ये वचन देते हैं कि वो पुर्तगालियों की सहायता डच के विरुद्ध करेंगे। यहाँ तक अंग्रेजों का डच के साथ संबंध का सवाल है, तो फिर एक बार फिर यह जो है रिफ्लेक्शन था यूरोप में देशों के आपसी प्रतिद्वंद्विता का, राइवलरी का। जब तक स्टुअर्ट और क्रॉमवेल के शासन के दौरान इनके शत्रुतापूर्ण संबंध डच के साथ बने रहे, ये ज़्यादा बिटर था। जहाँ तक अगर हम पुर्तगीज और अंग्रेज़ों के संबंध और डच और अंग्रेज़ों के संबंध की तुलना करें तो हम पाते हैं कि इनका जो डच के साथ जो ब्रिटिश का रिलेशन था वो ज़्यादा बिटर था, ज़्यादा कड़वाहट थी। इसका कारण था कि दोनों ही ब्रिटेन और हॉलैंड दोनों ही इमर्जिंग मैरीटाइम पावर्स थे, मतलब उभरते हुए
सामुद्रिक शक्ति थे, इसलिए दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे और वे चाहते थे कि समुद्री मार्ग पर उनका वर्चस्व हो, न केवल एशिया बल्कि अमेरिका की ओर जो ट्रेड रूट थे उसके ट्रेड रूट पर उनका नियंत्रण हो, जैसे कि वे जो मसाले, टेक्सटाइल या अन्य वस्तुओं के ट्रेड पर के व्यापार पर उनका वर्चस्व हो। इसकी वजह से दोनों के बीच अर्थात ब्रिटेन और डच के बीच 3 नेवल वॉर हुए, 3 नौसैनिक युद्ध हुए। पहला हुई 1652 से 54 के बीच में, फिर 1665 से 67 के बीच में, और फिर 1672 से 74 के बीच में। भारत में अंग्रेज जो है, जो ब्रिटिश डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को एक थ्रेट मानती थी उसका कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिहाज से। 1619 में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसके अंतर्गत दोनों भारत में जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को डच ने पुलिकत के जो ट्रेड है, पुलिकत जो कि डच के कंट्रोल में था, वहाँ पर अंग्रेजों को भी व्यापार का शेयर देने के लिए तैयार होता है हॉलैंड डच। लेकिन शर्त यह थी कि वे जो डच का जो किला है, डच का जो फोर्ट है और वहाँ जो सैनिक है, उसके एक्सपेंसेस जो भी खर्च होते हैं उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी योगदान देगी, अपना योगदान देगी। इसी प्रकार से 1667 में भी एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद यह तय होता है कि ब्रिटेन जो है अपने सारे क्लेम, ट्रेडिंग क्लेम जो कमर्शियल क्लेम जो इंडोनेशिया में है उसको छोड़ देगा, और इसके बदले डच जो है भारत में अपना ट्रेड जो है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद जो ये दोनों जो छिटपुट कभी दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद भी दोनों के बीच जो है करवाहट वो चलता रहा, और बीच में कुछ हिंसक झड़प भी होती रही। जैसे कि 1623 में एम्बोयना में डच ने 10 अंग्रेज तथा 9 जापानीज को 10 अंग्रेज तथा 9 जापानीज का संहार किया। और ये जो है जो डच हेटेड, जो डच की जो घृणा अंग्रेजों और अन्य व्यापारिक नेशन राष्ट्रों के साथ थी, उसकी यह पराकाष्ठा थी। इसलिए दोनों के बीच जो भी एमिकेबल सेटलमेंट्स जो भी हुए, वह दोनों के बीच की कड़वाहट को नहीं कम किया। इस प्रकार से 1667 में दोनों ने आपस में संधि तो कर ली कि ये हम लोग डच जो है भारत में वे व्यापार के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, और अंग्रेज जो है इंडोनेशिया में व्यापार को अपना अबंडन कर देंगे, वहाँ वो अपना व्यापारिक कार्य एक्टिविटीज नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच जो है कंपटीशन चलता रहा, और इसी की वजह से जब 1672 और 74 के बीच में डच जो है बार बार जो भी कम्युनिकेशन सूरत और अन्य पश्चिमी तट के जो अंग्रेज़ों का जो सेटलमेंट था, उसके साथ जो भी कम्युनिकेशन होता था उसको ये लोग ऑब्स्ट्रक्ट करते थे। और इतना ही नहीं, वो 3 अंग्रेज जहाज ब्रिटिश इंग्लिश वेसल्स को बंगाल की खाड़ी में इन लोगों ने कैप्चर भी कर लिया था। और अंग्रेज भी अपनी ओर से डच के विरुद्ध पुर्तगालियों की सहायता कर रहे थे। एक वजह जो अंग्रेज और डच के बीच जो व्यापारिक सौहार्द नहीं होने का एक कारण
अंग्रेज जो एक जो स्पेशल प्रिविलेज इंजॉय कर रहे थे बंगाल में व्यापार करने का, वो भी एक कारण बना था, क्योंकि अंग्रेज जो है प्रति वर्ष 3,000 रुपये दे करके बंगाल के अंदर व्यापारिक गतिविधियां अपना कर रहे थे। इससे डच जो है में ईर्ष्या की भावना आई और उन लोगों ने भी मुगल एम्परर से डिमांड किया कि उनको भी व्यापार करने का समान अवसर और प्रिविलेज दिया जाए। यह राइवलरी दोनों के बीच जो है, डच और अंग्रेज़ों के बीच राइवलरी जो है ये चलती रही और मिड 18वीं सेंचुरी तक। 1759 में डच जो है मिर्जाफर, जो उस समय का नवाब था बंगाल का, उसके साथ एक गुप्त समझौता किया और उसमें यह था कि अंग्रेज़ों को बंगाल से उखाड़ फेंका जाए। लेकिन अंग्रेज़ जो हैं इस तरह के षड्यंत्र उनको का पता उन्हें चल गया और डच जो हैं बुरी तरह से बेदारा की लड़ाई में क्लाइव के हाथ पराजित हुए। जहाँ तक मुगलों के साथ अंग्रेज का संबंध का सवाल है, तो हम लोगों ने देखा कि 1680 तक उनका जो रिलेशन मुगलों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण था, लेकिन 1680 के बाद दोनों के बीच में संबंध खराब होने लगे। इसका रीजन था पॉलिटिकल कंडीशन जो है 1680 के बाद बहुत ही डिस्टर्ब होने लगा, जो कि व्यापारी गतिविधियों के लिए सही नहीं था। और इसके साथ साथ मालाबार के जो पायरेट्स थे वे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी वजह से इन सभी को देखते हुए जो उस समय का गेराल्ड ऑन्जियर, जो सूरत फैक्ट्री का प्रेसिडेंट था उस समय, उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक कम्युनिकेशन भेजा और कहा कि क्या हम लोग अब समय आ गया है कि हम लोगों को अपना जो है कॉमर्स को मैनेज कर, अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बल्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने लिखा था कि उन्हें टू मैनेज द कॉमर्स विथ सोर्ड इन हैंड, मतलब तब यह धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये लोग पॉलिटिकल ओवरटोन जो है अख्तियार कर रहे हैं। So 1689 में भी एक डायरेक्टिव, एक निर्देश डायरेक्टर्स की ओर से मिला मद्रास में, जो कि पॉलिटिकल ओवरटोन को इंगित करता है। शायद जोसिया चाइन, जो कि जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, उसी ने जो है पॉलिसी मिलिट्री को यूज करने की पॉलिसी अपनाई। इस तरह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव हो गया। नतीजा इसी को ध्यान में रखते हुए 1686, 1682, 83 में विलियम हेज जो है बंगाल पहुंचा। बंगाल जो है बंगाल के गवर्नर से, जो कि उस समय शाइस्ता खां था, उसके साथ नेगोशिएट करने के लिए पहुंचा, जिससे कि कंपनी को और भी जो है ट्रेडिंग व्यापार करने की विशेषाधिकार वहाँ मिले। लेकिन दोनों के विशेषाधिकार बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में मिले। लेकिन 1685 तक दोनों के बीच का जो नेगोशिएशन था वह सफल नहीं हुआ, विफल हो गया। और गवर्नर ऑफ बंगाल जो उस समय शाइस्ता खां था, उसने नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रेड हो रहा था उस पर जो टैक्स था 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। कंपनी ने इसे जो बढ़ी हुई
जो टैक्स थे उसको देने से मना कर दिया, और बंगाल प्रोविंस और बंगाल के ऊपर राजनीतिक तौर पर अधिकार करने की चेष्टा की। इस तरह से हम देखते हैं कि वॉर जो है उनका, जो अंग्रेज और मुगलों के बीच जो वॉर हुआ 1686 और 90 के बीच में, यह प्योरली जो है रिजल्ट था इंपीरियल एंड इकोनॉमिक एम्बिशन ऑफ द EIC। वे लोग बंगाल में फुटहोल्ड चाहते थे, खास करके चित्तगांव में, क्योंकि सॉल्ट पीटर जो बंगाल में होता था वह गन पाउडर के लिए इम्पॉर्टेंट था, और साथ ही साथ वे बंगाल के ऊपर, चित्तगांव के ऊपर कैप्चर करके वह जो सराउंडिंग एरियाज हैं उस पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, और बाद में आराकान मतलब बर्मा के ऊपर भी अपना नियंत्रण वो देख रहे थे कि उस पर भी वो नियंत्रण किसी तरह से कर सकते हैं आराकान के ऊपर, और इस तरह से वो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में अपना एक सब्सटैंशियल फुटहोल्ड चाहते थे। यही वजह बनी दोनों के बीच, अंग्रेज और मुगलों के बीच लड़ाई का या युद्ध का, जो 1686 से 1690 के बीच में चला। युद्ध जो 1686 में शुरू हुआ, मुगल्स ने सबसे पहले हुगली और हिजी के ऊपर अधिकार किया, फिर बालासोर के ऊपर भी आक्रमण किया। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने जब 1686 के बाद जब मुगलों ने हुगली, हिजी और बालासोर के ऊपर आक्रमण किया, तब इंग्लिश जो उस समय अंग्रेज एजेंट था जॉब चॉर्नॉक, वह चाहता था कि किसी तरह से समझौता हो जाए। उसने नेगोशिएशन भी शुरू किया, लेकिन जब वो सफलता के नज़दीक था तभी वहाँ 1687 में एक नेवल फोर्स जो है कैप्टन हीथ, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन की ओर से भेजा गया था चित्तगांव को कैप्चर करने के लिए, उसकी वजह से दोनों के बीच में फिर संघर्ष आरंभ हो गया। चित्तगांव को तो ऑक्युपाई वो नहीं कर सके कैप्टन हीथ, और लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में, पश्चिमी तट पर कुछ जगह अंग्रेजों को जरूर सफलता मिली, और कुछ मुगल जहाज़ों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये इस तरह का जो नतीजा क्या हुआ कि नेवल ब्लॉकेड हुआ, और जो महत्वपूर्ण शहर थे जैसे चटगांव, मद्रास और बॉम्बे, वे प्रभावित होने लगे। औरंगजेब जो इस समय तक चाहता था कि किसी तरह से समझौता हो जाए, लेकिन जब इस तरह की जब हुआ तो जब बात नहीं बनी तो औरंगजेब ने फिर अपनी आर्मी को बॉम्बे भेजा, और उसने वहाँ सारी फैक्ट्रीज को पर अधिकार कर ली, जो बॉम्बे भेजा, और सारी फैक्ट्री जो कि सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम में थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको कब्जा कर लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को, के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया। सर जॉन चाइल्ड जो कि उसको संधि के लिए विवश होना पड़ा, माफ़ी मुगलों ने इस शर्त पर दी कि उनको कंपनसेशन जो है 1.5 लाख का देना पड़ेगा,
और चाइल्ड को, सर जॉन चाइल्ड को गवर्नर, बॉम्बे के गवर्नरशिप से हटाना पड़ेगा, और जो भी मुगलों की जहाज अंग्रेजों ने कब्जा किया था उसे लौटाना पड़ेगा। 1690 में जॉर्ज टर्नर को परमिट किया गया, अनुमति दी गई कि वह स्वतंत्रता के गांव में वापस जाए, और उसी साल उसने जो है कलकत्ता शहर की स्थापना का नींव रखा। 1691 में इब्राहिम खान ने एक फरमान जारी किया, जो इब्राहिम खान जो कि शाइस्ता खान का सक्सेसर था, बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल, उसने एक फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की अनुमति दी, और लेकिन उन्हें 3000 रुपया जो है हर साल फिक्स ड्यूटी के रूप में देना था। 1696 में अंग्रेज़ों को अपनी फैक्ट्री को केलेबंदी करने का अधिकार दिया, क्योंकि और यह अधिकार उन लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया जब शोभा सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जो कि बर्दवान का जमींदार था। इस तरह से 1698 में अंग्रेज़ों को जमींदारी दी गई सूचनती कोलकाता और गोविंदपुर की, और इसके बदले उनको जो है, जो इसके पूर्व जमींदार थे सवर्णा चौधरी, उनको 1200 रुपये देने पड़े। 1700 में बंगाल की जो भी फैक्ट्रीज थी उसे एक अलग से सेपरेट प्रेसिडेंट एंड काउंसिल बनाया गया, और उसे उसके अंतर्गत रख दिया गया है। उसका नियंत्रण बंगाल, और यहाँ पर एक किले का निर्माण किया गया जिसका नाम किंग विलियम के नाम पर रखा गया, और यह फोर्ट विलियम, इस तरह से फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। इस काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल काउंसिल का जो पहला प्रेसिडेंट था वो सर चार्ल्स आयर था, और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द काउंसिल था वो। हालांकि बंगाल जो है सबसे बाद में एक काउंसिल के रूप में उसका उदय हुआ, लेकिन यह बहुत जल्दी ही यह बहुत ही आकर्षित और बहुत लुक्रेटिव और इम्पोर्टेंट जो है ट्रेड सेंटर बन गया। 1714 में एक इंग्लिशमैन जॉन सुरमन दिल्ली आया मुगल एम्परर से मिलने के लिए, और वहाँ और भी जो है ट्रेडिंग फैसिलिटी और फर्दर ट्रेडिंग फैसिलिटीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले इस बात की नेगोशिएशन के लिए। 1717 में जॉन सुरमन को सफलता मिली जब मुगल एम्परर फर्रुखशियर ने एक फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में बिना ड्यूटी दिए फ्री में, बिना किसी कस्टम ड्यूटी के व्यापार करने की अनुमति दी, और इसे ही बाद में दस्तक के नाम से जाना गया। कंपनी को अपनी सिक्के चलाने का भी अधिकार दिया तो नवाब बंगाल, लेकिन नवाब बंगाल जो है, बंगाल के नवाब जो हैं वो इस इंपीरियल फरमान को मानने से मना करते रहे। लेकिन 1717 के जो फरमान था उसको रॉबर्ट ऑर्म ने इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कहा है, क्योंकि और वास्तव में 1717 का जो फरमान था उसने बैकग्राउंड तैयार किया पलासी की लड़ाई का। अंग्रेजों ने जो भारत में जो भी जिन भूभागों पर कब्जा किया और कमर्शियल राइट्स प्राप्त किया, वो जो है
इसके साथ ही साथ यह इस बात को भी दिखा रहा था कि मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे पतन और पतन की ओर अग्रसर है. थैंक यू. This is all for this video class. Next time we will be discussing the French East India Company and its activities. Thank you.